स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है खनिज, अयस्क और धातु कर्म। ठीक है, मतलब मिनरल्स, ओर्स एंड मेटलर्जी। देखिए, सबसे पहले मेरा फोकस केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स पे है जिससे निरंतर रूप से दोनों वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और उस टॉपिक में से भी उस सेक्शन को मैं पहले बताने वाला हूँ जिससे निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो ये मेरा जो एनालिसिस है ACF 2016 और 2017 के पेपर को देखकर किया गया है। उसके बाद जो भी टॉपिक छूटेंगे जो लेस इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक से, उसे भी कराया जाएगा, लेकिन पहले वो टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज से शुरुआत करने वाले हैं हम खनिज, अयस्क और धातु कर्म को। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि खनिज और अयस्क में अंतर क्या है। तो खनिज उस यौगिक या उस पदार्थ या उस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जो पृथ्वी के भूपर्पटी पर अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो उसे निकाल कर क्या किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है ना। तो एक तरीके से वह पदार्थ या वह रासायनिक यौगिक जो पृथ्वी के भूपर्पटी में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, उसे खनिज कहा जाता है। ठीक, अब और या अयस्क में क्या अंतर है। तो ऐसे खनिज जिसमें से हम धातुओं को मितव्ययिता मतलब कम खर्च में और सुगमता के साथ मतलब ईजिली निकाल सकते हैं, उसे उस धातु का अयस्क कहा जाता है। ठीक है, मतलब देखिए, सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते लेकिन सारे अयस्क खनिज हो सकते हैं। ये चीज़ आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अयस्क किसे कह रहे हैं, अयस्क उस खनिज को कह रहे हैं जिसमें से कोई धातु हम बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही सुगमता से मतलब आसानी से और ज़्यादा मात्रा में वह धातु निकाल सकते हैं, वह उस धातु का अयस्क होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे अयस्क जो हैं खनिज होंगे, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा काफ़ी कम होती है, या फिर ऐसे खनिज जिसमें से वो धातु तो हैं लेकिन उनमें से धातु निकालना काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और काफ़ी खर्चीली प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ऐसे खनिज जिसमें से धातु निकालने की प्रक्रिया कठिन होगी, खर्चीली होगी, कम मात्रा में धातु पाई जाएगी, उसे हम अयस्क नहीं कहेंगे। अयस्क सिर्फ उसे ही कहेंगे जिसमें से हम वह धातु, कोई भी धातु जिसका वो अयस्क या खनिज है, उसमें से अधिक मात्रा में निकलना चाहिए, सरलता से निकलना चाहिए और कम खर्च में निकलना चाहिए, उसे अयस्क कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये अंतर होता है खनिज और अयस्क में, मिनरल और ओर्स में। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे धातुओं के बहुत सारे खनिज होते हैं, मतलब धातुओं के बहुत सारे खनिज होते हैं। उन खनिजों में जिनमें वो धातु पाए जाएंगे उनमें से कुछ ही अयस्क होते हैं, जिनमें से वो धातु अधिक मात्रा में, बड़ी आसानी से और कम खर्च में निकाला जा सकता है, वही तो क्या है, अयस्क है। तो उसी को हमको आज पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न इससे एक डेफिनेटली हर साल पूछा गया है केमिस्ट्री में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ मैं आपको। चलिए, हेडिंग आपकी यही रहेगी, एक नया टॉपिक। अब इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। एक कॉलम में आप धातु का नाम लिखेंगे, मेटल्स, और एक कॉलम में आपको खनिज या अयस्क लिखना है ना। तो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर धातु के, मेटल्स के, मैं खनिज और अयस्क दोनों बताने वाला हूँ। मतलब एक तरीके से पूरी खनिज की बात करेंगे तो उसमें से कोई एक अयस्क होगा, एक या दो, है ना। तो मैं खनिज के साथ साथ अयस्क भी बता रहा हूँ, इस कारण खनिज और अयस्क मैंने लिख दिया है दोनों जगह पे। ठीक है, और एक तरीके से आपके सिलेबस में सिर्फ कॉपर और आयरन, ठीक है, तांबा और लोहा ही मेंशन है, लेकिन हमको एकदम सीमित पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि प्रश्न जो है, जो सिलेबस में दिया है उससे अलग भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम तांबा और आयरन के बारे में बात करेंगे, कॉपर और आयरन के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम जस्ता, जिंक और एल्यूमिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ अन्य खनिज के रूप में भी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा जिसे आपको नोट कर लेना है, जो महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से एक कॉलम में धातु और एक कॉलम में आपके खनिज या अयस्क उस धातु के लिखने वाले हैं नाम के साथ। जनरली किसी भी धातु का कौन सा खनिज है या कौन सा अयस्क है नाम से पूछा जाता है। अभी तक रासायनिक सूत्र नहीं पूछा गया है, ये जो मैंने लिखा हुआ है सिर्फ नाम से पूछा गया है। जैसे अगर बोले कि तांबा, कॉपर का खनिज या अयस्क कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रश्न आया था मेलेकाइट, मेलेकाइट नाम से पूछा गया था, नाम से, रासायनिक सूत्र नहीं पूछा गया था। लेकिन हम दोनों तरीके से कवर करेंगे, नाम भी जानेंगे और रासायनिक सूत्र भी। ठीक है,
साथ ही साथ एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भी खनिज प्रकृति में माफ़ कीजिए भू प्रपट्टी में, अर्थ क्रस्ट में, ऊपर लेयर में, सरफेस में प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, वो या तो ऑक्साइड के रूप में होगा, या तो सल्फाइड के रूप में होगा, या तो फ्लोराइड के रूप में होगा। तो इस तरीके से किसी भी खनिज को ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ठीक, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इस तरीके से हम बांट सकते हैं। प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से जो भी खनिज पाए जाएंगे प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में होंगे, या तो सल्फेट के रूप में होंगे, या सल्फाइड के रूप में होंगे, कार्बोनेट के रूप में होंगे, फ्लोराइड के रूप में होंगे, इस रूप में होंगे। मतलब देखिए बहुत सारे तत्व, ठीक है, या कहना चाहिए धातुएं जो है, मेटल्स जो है, वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, वो किसी ना किसी के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, जिनमें से ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं वो सभी के सभी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं। मतलब किसी ना किसी अन्य तत्वों के साथ मिले हुए पाए जाएंगे, इसी कारण तो उनको अलग करना होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसे होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। इसी कारण ये मुक्त अवस्था में, देखिए जो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा वो इसलिए मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना और चांदी जैसा जो मेटल है, धातु है, क्योंकि वो अन्य तत्वों के साथ क्रियाशील उतना नहीं होता है जितने अन्य धातुएं होती है। ये रीज़न है मुक्त अवस्था में पाए जाने का, मतलब वो अन्य तत्व के साथ मिलके संयुक्त नहीं होते हैं, ये रीज़न होता है। और जो धातुएं मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे वो उतने ही महंगे भी होते हैं, जैसे सोना चांदी बहुत महंगे होते हैं, है ना। हालांकि उनको अलग करने का मतलब शुद्ध करने का खर्च कम होता है, लेकिन महंगे होते हैं ये, क्योंकि कम क्रियाशील होते हैं, ये रीज़न भी होता है। ठीक है, प्लेटिनम हो गया, वो भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सारे जो मैंने नाम लिखे 4 के 4 ये संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, खनिज के रूप में पाए जाएंगे, जिन्हें धातु कर्म के द्वारा, मेटलर्जी के द्वारा अलग किया जाता है। वो पूरा हम देखेंगे डिटेल से। फिलहाल आज के क्लास में कोई भी धातु का कौन सा खनिज या अयस्क है, नाम के साथ, रासायनिक सूत्र के साथ देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए शुरुआत करते हैं। तांबा पहले ले लेते हैं। तांबा और आयरन मेंशन किया पहले सिलेबस में, तो पहले मैंने दोनों को ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले तांबा, जिसे कॉपर कहा जाता है, सिंबल होता है Cu। इसके फिर से ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इतने रूप में अयस्क पाए जाएंगे। तो देखिए तांबा का जो होगा, कॉपर का जो होगा, ऑक्साइड के रूप में कौन कौन सा खनिज मिलता है, तो ऑक्साइड के रूप में कॉपर का खनिज होगा क्यूप्राइट या रूबी कॉपर जिसे कहते हैं। फॉर्मूला होगा Cu2O। Cu जहां भी दिखेगा कॉपर मिलेगा उससे। तो एक खनिज है एक क्यूप्राइट, ऑक्साइड के रूप में किसका, कॉपर का। ठीक, सल्फाइड के रूप में कॉपर का खनिज जो होगा उसे कहा जाता है कॉपर ग्लांस। अब इस कॉपर ग्लांस का नाम एक और है जिसे कहा जाता है चेल्कोसाइट। जहां भी चेल्को शब्द होता है ना, वहां पर कॉपर आता है। जहां भी चेल्को शब्द आता है वहां पर कॉपर आता है। ठीक है, जैसे चेल्कोलिथिक एज भी हम देखते हैं किसमें, हिस्ट्री में, मतलब कॉपर एज की बात कर रहा होता है उसमें। तो चेल्को का मतलब होता है क्या, कॉपर। ठीक, मतलब तांबा। तो सल्फाइड के रूप में जो कॉपर का अयस्क होगा उसे कहेंगे कॉपर ग्लैंस। अब देखिए सल्फाइड Cu2S, सल्फाइड है मतलब क्या मिलेगा, सल्फर, S, Cu2S, या तो S होगा या तो S2 होगा, सल्फाइड अयस्क होने वाला है। ऑक्साइड मतलब वहां पर ऑक्सीजन दिखाई देगा, ये तो क्लियर है आपको, है ना। तो कॉपर ग्लांस Cu2S, एक और नाम चेल्कोसाइट, आप इसे नोट कर लेंगे। अब अगला जो सल्फाइड के रूप में कॉपर का खनिज मिलेगा उसका नाम है कॉपर पाइराइट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला दो रूप से लिखा जा सकता है, Cu2S Fe2S3 या CuFeS2। ये जो सेकंड वाला है ये महत्वपूर्ण फॉर्म है या महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र है, दोनों रूप में। ये रूप ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस रूप में पूछा जा सकता है प्रश्न। डबल टिक किया हुआ है, और डबल टिक मैंने इसलिए किया हुआ है कि जिस भी खनिज में मैंने डबल टिक किया है वह उस धातु का अयस्क होगा। क्या होगा, ओर होगा। तो जितने भी खनिज देख रहे हैं कॉपर के, उसमें जो कॉपर पाइराइट है, इसमें से ही, कॉपर पाइराइट में से ही कॉपर अधिक सरलता से, अधिक सस्ते रूप से और ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। इस कारण इन सभी कॉपर के खनिजों में कॉपर पाइराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। क्या है, कॉपर का अयस्क है। ये आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो जिसमें भी डबल टिक है वो क्या है, उस धातु का अयस्क। तो कॉपर का अयस्क कौन सा होगा, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, इस फॉर्म में आप याद कीजिए। ठीक है, इस कॉपर पाइराइट का एक और नाम है जिसे कहा जाता है चेल्कोपाइराइट। अब देखिए कॉपर पाइराइट है और कॉपर को क्या कहा जाता है, मैंने कहा आपको चेल्को, तो चेल्कोपाइराइट भी कह सकते हैं आप।
क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने सारी बातें बता दी। तो ये सल्फाइड के रूप में 2 खनिज और एक खनिज जो है वो अयस्क है कॉपर का। चलिए, कार्बोनेट के रूप में कॉपर का कौन सा खनिज मिलेगा? कार्बोनेट मतलब CO3 मिलेगा कहीं पर, उसके साथ संयुक्त होगा कॉपर। तो कार्बोनेट के रूप में मैलेकाइट, प्रश्न आ चुका इससे 2 बार, दोनों साल किसी ना किसी रूप में। तो कार्बोनेट, अभी देखिए जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही अयस्क होगा या एक ही खनिज से ही धातु निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। और भी खनिजों से इसके अलावा निकाला जा सकता है उस धातु को। मैं ये जो बता रहा हूँ ये एकदम मुख्य जो अयस्क है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जो टॉप में नाम होगा जिसका अयस्क का, वो बस बता रहा हूँ आपको। क्लियर? जैसे मैलेकाइट से भी कॉपर निकाला जाता है और उसकी विधि भी हम देखेंगे, ये भी है, ठीक है? तो मैलेकाइट भी एक तरीके से अयस्क हुआ, ठीक? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो टॉप में अयस्क है सबसे महत्वपूर्ण वो कॉपर पाइराइट है। कार्बोनेट के रूप में मैलेकाइट है, कॉपर का खनिज। फॉर्मूला है CuCO3, कार्बोनेट है मतलब CO3 होगा, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। याद करते चलिए, सूत्र से प्रश्न पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। कार्बोनेट के रूप में एक और खनिज पाया जाएगा कॉपर का, उसे कहा जाता है एज्यूराइट, ये भी महत्वपूर्ण है, एज्यूराइट। फॉर्मूला होगा 2CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। CuOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस दोनों में है। CO3 क्योंकि कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट खनिज है, और साथ में क्या रहने वाला है? कॉपर रहने वाला है। तो एक तरीके से सेम दिख रहा है क्या सूत्र, बस डिफरेंस क्या है? अणुओं की संख्या में, बस मैलेकाइट और एज्यूराइट में इतना डिफरेंस। तो ये हो गया कॉपर के खनिज, जिसमें से मैंने अयस्क भी आपको बता दिया है, नाम के साथ, सूत्र के साथ। प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इतना करने के बाद अगर एक प्रश्न बन जाता है तो हमारे लिए बहुत ही सस्ता डील है ये, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी बातें पढ़नी है, एक एक दो प्रश्न ढूंढ ढूंढ के हमको करना पड़ेगा, इस कारण मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। चलिए, अगला जो धातु है वो है आयरन, ठीक है? Fe से डिनोट करते हैं, मतलब सिंबल है इसका आवर्त सारणी में। फिर से इसके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इतने रूप में खनिज पाए जाएंगे। तो देखिए, चलिए, ऑक्साइड के रूप में जो आयरन का खनिज मिलेगा उसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कहा जाता है, और इसका सूत्र आपको पता होगा, ठीक है? अब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का सूत्र मैंने कईयों बार बताया गया है मेरे द्वारा, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ऑक्साइड के रूप में पाए जाने वाले खनिज हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला अलग होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला अलग होता है। सबसे शुद्ध मैग्नेटाइट होता है, लगभग 72% इसमें आयरन मिलता है, और हेमेटाइट में तकरीबन 69% आयरन मिलता है। लेकिन फिर भी हेमेटाइट आयरन का अयस्क होगा, ठीक है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क होगा, मुख्य अयस्क होगा, क्योंकि इस हेमेटाइट से आयरन जो है अधिक सुगमता से, सरलता से और कम खर्च में निकाला जाता है। तो मुख्य अयस्क जो है आयरन का वो हेमेटाइट है। लेकिन सबसे शुद्ध कौन सा है? मैग्नेटाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा। सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का, ठीक है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में लिमोनाइट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लिमोनाइट। लिमोनाइट भी किसका अयस्क है, या किसका खनिज? अयस्क नहीं बोलना चाहिए, खनिज है आयरन का। फॉर्मूला होगा 2Fe2O3 इंटू 3H2O। अब हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साथ में वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं किसके? पानी के, जल के, 3H2O। इस कारण क्या बोला? हाइड्रेटेड ऑक्साइड, लिमोनाइट, ठीक? आयरन का ये 2Fe2O3 3H2O। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट के रूप में देख लेते हैं सीडेराइट। सारे महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, करते जाना है, याद करते चलिए साथ साथ। कार्बोनेट के रूप में जो आयरन का खनिज पाया जाएगा उसे सीडेराइट कहते हैं। सीडेराइट का फॉर्मूला है FeCO3, नाम याद करते चलिए। सीडेराइट किसका होगा खनिज? आयरन का, FeCO3। कार्बोनेट दिख रहा है ना, CO3, ठीक है? सल्फाइड के रूप में आयरन पाइराइट होने वाला है, और आयरन पाइराइट का फॉर्मूला है FeS2, ठीक है? अब देखिए यहां पर भी CuFeS2, मतलब ये जो कॉपर पाइराइट है इसमें भी आयरन मिल रहा है, तो इसे संयुक्त रूप में कई बार कॉपर आयरन पाइराइट भी कह दिया जाता है, क्योंकि कॉपर भी आयरन भी है, ठीक है? और यहां पर जो दिख रहा है वो क्या है? सिर्फ आयरन है, तो इस कारण इसको आयरन पाइराइट कह रहे हैं, FeS2 सल्फाइड। मतलब देखिए जो भी सल्फाइड के रूप में है कॉपर और आयरन का खनिज, उसे क्या कह रहे हैं? पाइराइट कह रहे हैं, ठीक है? सल्फर है, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखेंगे, आयरन पाइराइट FeS2 होता है, सल्फाइड अयस्क या खनिज है, ठीक? आर्सेनिक पाइराइट के रूप में आपको ध्यान रखना है। अब ये आर्सेनिक है, लेकिन इससे कंफ्यूज आदमी हो जाता है कि इसमें सिर्फ आर्सेनिक
धातु पाया जाएगा, लेकिन आर्सेनिक के साथ साथ, आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, आर्सेनिक पाइराइट में आर्सेनिक के साथ साथ आयरन भी पाया जाता है, तो FeASS। अब जैसे कि मैंने कहा पाइराइट है, वहाँ पर सल्फर तो आएगा ही आएगा, है ना, S। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा खनिज है किसका? आयरन का, जिसमें से हेमेटाइट प्रमुख अयस्क है। ठीक, अगला बात करते हैं। अब देखिए सिलेबस में ये 2 मेंशन था, जितने भी खनिज है मैंने बता दिए। चांसेस है ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछेगा, लेकिन चूंकि 2 साल इससे प्रश्न पूछ चुका है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेना चाहिए, जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण, अगला महत्वपूर्ण जो धातु है, मेटल है, वो बता दिया, जस्ता, जिंक। ठीक, तो चलिए जिंक Zn से शो करते हैं, जिसका सिंबल होता है आवर्त सारणी में। कार्बोनेट अयस्क के रूप में अगर देखें जिंक का, तो कार्बोनेट खनिज अयस्क के रूप में पाया जाएगा कैलेमाइन। ठीक है, ZnCO3 बहुत ही महत्वपूर्ण, जिंक कार्बोनेट कह सकते हैं, लेकिन इनका नाम जो है, रासायनिक नाम, उसे कैलेमाइन कहा जाएगा। तो कैलेमाइन कार्बोनेट खनिज है किसका? जिंक का, जस्ता का। सल्फाइड खनिज के रूप में जिंक ब्लेंड आपको याद रखना, और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला है ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड भी कह सकते हैं, लेकिन रासायनिक नाम जिंक ब्लेंड। ठीक, और जिंक ब्लेंड सल्फाइड खनिज है जिंक का। अन्य खनिज के रूप में जिंक का वो है सिलिकेट के रूप में, और सिलिकेट के रूप में आपको नाम याद रखना है जिंक के खनिज का, वो है विलेमाइट, विलेमाइट, ZnSiO3। ठीक है, अब देखिए और है आगे, लेकिन अयस्क कौन सा है, मुख्य अयस्क कौन सा है इतने खनिजों में जिंक का? वो है जिंक ब्लेंड, ये मैंने डबल टिक किया हुआ है, ZnS। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड से मुख्य रूप से जिंक प्राप्त किया जाता है कम खर्च में, इस कारण जिंक ब्लेंड प्रमुख अयस्क हो गया जिंक का, जो एक सल्फाइड खनिज है। कंटिन्यू कर रहे हैं जिंक को ही, जो ऑक्साइड के रूप में कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे जिंक के? वो है जिंकाइट, जिंकाइट ZnO होगा, जबकि ZnS क्या होगा? जिंक ब्लेंड। ध्यान रखते चलिए। एक है फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलिनाइट भी जिंक का खनिज है। ठीक, ZnO Fe2O3। ठीक है, ZnO Fe2O3। ठीक, अब देखिए ये जो ऑक्साइड है, लेकिन आयरन ऑक्साइड के रूप में है, क्योंकि यहां पर क्या है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है। तो चाहे ऑक्साइड बोल लीजिए या आयरन ऑक्साइड बोल लीजिए, तो जस्ता का, जिंक का आयरन ऑक्साइड खनिज कौन सा है, ऐसा भी अगर प्रश्न पूछे तो जिंक या जस्ता का आयरन ऑक्साइड खनिज जो है वो है फ्रैंकलिनाइट। Zn मतलब ZnO जिंक भी दिख रहा है, और Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड भी दिख रहा है इस कारण। ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जिंक का खनिज जो होगा वो होगा गहनाइट। ZnO जिंक है, और Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पर, इस कारण। क्लियर? तो इतने सारे खनिज है जिंक के, जिसमें जो अयस्क होगा वो होगा सल्फाइड जिंक ब्लेंड, ZnS मुख्य रूप से। आगे बढ़े, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, सिंबल होता है Al, महत्वपूर्ण है काफी। ऑक्साइड के रूप में कौन कौन से एल्यूमिनियम के खनिज पाए जाएंगे? तो देखिए बॉक्साइड सबसे महत्वपूर्ण, बॉक्साइड अगर दिए जाए प्रश्न में तो एक ही दिमाग में आना चाहिए खनिज धातु, और वो है एल्यूमिनियम। प्रश्न पूछ भी चुका है कि बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, डबल टिक भी किया है, मतलब प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है मुख्य रूप से। कोरंडम, कोरंडम भी किसका खनिज है? एल्यूमिनियम का, Al2O3 मतलब Al2O3 में अगर वाटर मॉलिक्यूल हटा दें, माफ कीजिए, बॉक्साइड में अगर वाटर मॉलिक्यूल हटा दें तो क्या मिल जाएगा? कोरंडम, Al2O3। क्लियर है? क्योंकि बस डिफरेंस कितना है? 2H2O का। डायस्पोर, डायस्पोर किसका खनिज है पूछा जाए, किस धातु का खनिज है? एल्यूमिनियम का, फिर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। Al2O3 इंटू H2O, Al2O3 2H2O बॉक्साइड, लेकिन Al2O3 H2O डायस्पोर होगा। ठीक, सिलिकेट, ये सारे ऑक्साइड के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिलिकेट के रूप में। ठीक, सिलिकेट के रूप में आपको याद रखना है फेल्सपार। फेल्सपार बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, और ये जब फेल्सपार खनिज पाया जाएगा, इससे कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्यूमिनियम। तो देखिए पोटेशियम भी दिख रहा है हालांकि यहाँ पर। ठीक है,
तो K2O इंटू Al2O3 एल्यूमिनियम दिख रहा है, और 6SiO2, ठीक है, 6SiO2, इसी कारण सिलिकेट बोल रहे हैं। सिलिकेट किसके कारण बोल रहे हैं? SiO2 के कारण। जहां भी SiO2 दिखाई देगा वो सिलिकेट होगा, सिलिकेट खनिज होगा, ठीक है। तो एक तरीके से इससे क्या मिल रहा है? पोटेशियम भी मिल रहा है, एल्यूमिनियम भी मिल रहा है, और सिलिकेट तो है, ठीक। तो फिलहाल एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका फेल्सपार आ जाएगा, और पोटेशियम का भी पूछ दिया तो भी फेल्सपार आ सकता है, ठीक है। माइका, ठीक है, माइका जिसे हिंदी में अभ्रक कहा जाता है, माइका या अभ्रक, K2O 3Al2O3 6SiO2 2H2O, ये फॉर्मूला है माइका का, एल्यूमिनियम का फिर से, लेकिन इसके अंतर्गत फिर से क्या? फॉस्फोरस, माफ कीजिए, पोटेशियम, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम, ठीक है। और देखिए मिलता जुलता फॉर्मूला है, ये सारे हैं इसमें, बस अणुओं में डिफरेंस है, और 2H2O वाटर मॉलिक्यूल आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पोटेशियम पोटेशियम दोनों में है, के और के, ठीक है। अगला केओलिन, Al2O3 2SiO2 2H2O, केओलिन, एल्यूमिनियम फिर से मिलेगा, ठीक। ये सारे सिलिकेट चल रहे हैं क्योंकि SiO2 दिख रहा है, SiO2 दिख रहा है, सिलिकेट चल रहे हैं अभी भी। अब आ गया फ्लोराइड खनिज, एल्यूमिनियम का ही, तो फ्लोराइड मतलब क्या दिखेगा? फ्लोरीन दिखेगा, ठीक। क्रायोलाइट, ठीक, क्रायोलाइट महत्वपूर्ण नाम है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। अब यहाँ पर सोडियम भी दिखाई दे रहा है, तो सोडियम का भी एक तरीके से बोल सकते हैं खनिज है ये, क्या? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट से सोडियम भी मिल रहा है, एल्यूमिनियम भी मिल रहा है, फ्लोरीन भी मिल रहा है, और चूंकि F6 है, फ्लोरीन है, इस कारण इसको फ्लोराइड खनिज कहा जा रहा है। सल्फेट, सल्फेट के रूप में खनिज एल्यूमिनियम का एल्यूनाइट, K2SO4 Al2SO4 ट्राइस 4AlOH ट्राइस, ठीक है। अब सल्फेट क्यों बोल रहे हैं? SO4 के कारण, ठीक। देखिए तीन चीजें होती है, एक हो गया क्या? सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सिंपल सल्फर दिखेगा एक मॉलिक्यूल या दो, S दिखेगा या S2 दिखेगा, वो सल्फाइड है। सल्फेट मतलब SO4 दिखाई देगा, सल्फेट मतलब SO4 दिखाई देगा, और एक होता है सल्फाइट, 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 ठीक है। ये सल्फाइट है, ये सल्फाइड है, अलग अलग है। सल्फाइड मतलब सिर्फ सल्फर एक या दो, S1 या S2। सल्फाइट मतलब होता है SO3, और सल्फेट मतलब होता है SO4। क्लियर है डिफरेंस? ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखनी है बात। क्लियर दोस्तों? तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। फ्लोराइड हो गया, अगला याद रखेंगे सल्फेट के रूप में एल्यूनाइट, नाम याद करेंगे, फॉर्मूला भी आप याद मेरे हिसाब से कीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार। तो ये हो गया पूरा एल्यूमिनियम का खनिज, जिसमें से बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का प्रमुख, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी। अन्य आपको खनिज के रूप में ध्यान रखना है सिनेबार, सिनेबार अब मरकरी का खनिज है क्योंकि Hg दिख रहा है, Hg मतलब मरकरी, पारा जिसे हिंदी में कहते हैं, तो HgS सिनेबार होता है, महत्वपूर्ण है, इस कारण मैं अलग से आपको नाम बता दे रहा हूं जो इन चारों से अलग है। सिनेबार से मरकरी प्राप्त किया जाता है, मरकरी मतलब Hg, ठीक है, पारा जिसे कहते हैं, और HgS पूर्ण रूप से कहा जाएगा सिनेबार, ठीक है। एस्बेस्टस आप ध्यान में रख लीजिए, एस्बेस्टस का फॉर्मूला होगा CaMg ट्राइस SiO3 4, ठीक। अब कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, ठीक है, तो ये चीज़ तरह ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एस्बेस्टस, ठीक। कैसेटेराइट महत्वपूर्ण, कैसेटेराइट महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसे टिन स्टोन भी कहा जाता है, टिन स्टोन, और इससे कौन सा धातु मिलेगा? टिन, ठीक। तो टिन मतलब Sn, टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, ठीक है ना, टिन का सिंबल होता है Sn, तो SnO2 ये फॉर्मूला होगा कैसेटेराइट का, कैसेटेराइट से टिन प्राप्त किया जाता है और इसे टिन स्टोन भी कहा जाता है। कार्नेलाइट महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, इसका मैंने आपको बता दिया। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KClMgCl2 × 6H2O। अब इसके अंतर्गत जो भी धातुएं दिख रही है उसे बता दीजिए कौन कौन सी मिल सकती है इसमें। इसमें पोटेशियम मिल सकता है, K है क्योंकि, ठीक है, Cl है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इससे मिल सकती है, किससे? कार्नेलाइट से। क्लियर? इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में, दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ। एक डोलोमाइट आप कर लीजिए, क्योंकि डोलोमाइट मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन कई बार हमने डिस्कशन किया है। और डोलोमाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है डोलोमाइट से, और साथ ही साथ MgCO3 मैग्नीशियम भी मिलेगा। देखिए
तो डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3 इंटू CaCO3, और ये CaCO3 क्या है आपका, चूना पत्थर। तो एक तरीके से इससे चूना पत्थर भी प्राप्त किया जा सकता है, साथ में MgCO3 भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि MgCO3 डॉट CaCO3 ही डोलोमाइट कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का खनिज है जिसे आप ध्यान रख लेंगे, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे डोलोमाइट। एक और आप ध्यान में रख लीजिए, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, अब ये सिल्वर मैंने बोल दिया तो डेफिनेटली सिल्वर तो इसमें होगा, चांदी तो होगा, और चांदी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Ag। तो हॉर्न सिल्वर होता है AgCl। ठीक है, AgCl, Cl मतलब क्लोरीन और Ag मतलब सिल्वर, और गोल्ड क्या होता है, Au। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मैंने पूरा बता दिया, कुछ अतिरिक्त भी बता दिए, इतना आप कम से कम कर लीजिएगा। तो इससे डेफिनेटली जैसे 2 वर्ष प्रश्न पूछा गया, चांसेस इस बार भी 90% है कि प्रश्न पूछ लिया जाएगा किसी भी धातु के खनिज से, नाम के साथ या रासायनिक सूत्र के साथ। ठीक है, तो कम से कम इतने कर लीजिएगा, डेफिनेटली अगर प्रश्न आएंगे तो इससे ही आएंगे। इससे अगर बाहर आया तो फिर मतलब भगवान मालिक है, फिर वो किसी से नहीं बनेगा। लेकिन जितनी भी चांसेस बन सकती हैं इस टॉपिक से प्रश्न, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या, धातु कर्म के बारे में, मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में, मतलब किसी खनिज से या किसी अयस्क से कैसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है और क्या उसकी विधि होगी, वो सारी बातें डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न जैसे कि मैंने बताया था मिश्र धातु से भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से धातु की या कौन कौन से धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।